देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा और अन्य राज्यों की न्यायिक सेवा, यानी कि जुडिशियल एग्जाम के लिए जो टॉपिक है हमारा, वो है सिविल प्रक्रिया संहिता का टॉपिक, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसके अंतर्गत जो है सबसे पहला जो प्रश्न है, देखिए आप जो है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का निर्धारण निष्पादनकर्ता न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है। मैंने कहा देखिए क्वेश्चन ऐसे क्या पूछ रहा है आपका, यानी कि मेरे जो है किस प्रश्न का निर्धारण निष्पादनकर्ता न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता, इसमें नहीं बताना है। ए अज्ञापित का उन्मोचन, बी अज्ञापित का निष्पादन, सी अज्ञापित का संशोधन, डी अज्ञापित का संतुष्टि। देखिए आंसर बनेगा इसमें सी, यानी अज्ञापित या डिग्री का संशोधन, आंसर बना इसका सी। अब देखिए हमारे इसकी बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 47, यानी धारा 47 के अनुसार वे सभी प्रश्न जो किसी वाद के पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं, जिसने की डिक्री पारित की है और जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या चुकाने से संबंधित है, डिक्री के निष्पादन करने वाला न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा, परंतु अज्ञापित में संशोधन निष्पादन न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, राज्य सरकार के विरुद्ध कौन उसका अधिकार है, यह अभिकर्ता है। राज्य सरकार के विरुद्ध वाद में कौन उसका अभिकर्ता है। ए राज्य सरकार का मुख्य सचिव, बी लोक अभियोजक, सी कलेक्ट्रेट, डी विभाग का प्रमुख। देखिए इसमें आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका सी आंसर, यानी कलेक्टर। ये देखिए, यानी कलेक्टर जो है राज्य सरकार के जो विरुद्ध वाद होता है उसका जो सरकार का अभिकर्ता जो होता है वो कलेक्टर होता है। तो आंसर बना इसका सी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 80 गा या सी की बात करते हैं, इसके अनुसार राज्य सरकार के विरुद्ध वाद में उस राज्य सरकार का सचिव या कलेक्टर उसका अभिकर्ता होता है। आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 51 को मान्य घोषित किया है, यानी 51 को मान्य घोषित किया है। ए जेवियर बनाम बैंक ऑफ कनाडा, बी विशाखा का वाद, डी इंडियन ग्रामोफोन कंपनी बनाम वीरेंद्र बहादुर पांडे, डी जाली जॉर्ज वर्गीस बनाम बैंक ऑफ कोची। देखिए इसका आंसर जो बनेगा आपका डी जाली जॉर्ज बनाम बैंक ऑफ कोची, आंसर बना इसका डी। अब देखिएगा जो है जाली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन के वाद में उच्चतम न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 51 को मान्य घोषित किया है। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, किसी डिक्री का निष्पादन, देखिए किसी डिक्री का निष्पादन उस कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा वह पारित की गई। बी कोई भी न्यायालय जिसे डिक्री निष्पादन हेतु भेजी जाए उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। सी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, डी उपरोक्त में से कथन असत्य है। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 38 यानी 38 के अनुसार डिक्री
या तो उससे पारित करने वाला न्यायालय द्वारा या फिर उस न्यायालय द्वारा जिसे वह निष्पादन हेतु भेजी गई है निष्पादित की जा सकती है। यानी सिंपल सी बात है, 38 में क्या कहा गया है, यानी डिक्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या फिर उस न्यायालय द्वारा जिसे वह डिक्री निष्पादन हेतु भेजी गई है निष्पादन करेगा। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, जहां जयपत्र किसी ऐसी अविभक्त संपत्ति के विभाजन के लिए है जो शासन को राजस्व के भुगतान हेतु निर्धारित है, वहां संपदा का विभाजन संबंधित तत्समय प्रवर्ती विधि के अनुसार किसके द्वारा किया जाएगा? ए नायब तहसीलदार, बी नाजिर द्वारा, सी कलेक्टर द्वारा, डी न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर द्वारा। देखिए आंसर बनेगा कलेक्टर यानी कि डीएम द्वारा। आंसर बना इसका सी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 54 यानी 54 के अनुसार जहां डिक्री राजस्व देने वाले अविभक्त संपदा के विभाजन के लिए है जो शासन को राजस्व के भुगतान हेतु निर्धारित है, वहां संपदा का विभाजन कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो आंसर बना सी। यानी इसमें थोड़ा ध्यान देखिए, इसमें धारा 54 को भी देख लीजिए एक तरह से। नेक्स्ट, अब इसमें आया सुमेलित कीजिए। अब देखिए सुमेलित करने के लिए देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया है, सबसे पहले तो आपने ABC लिख लीजिए। यानी कि जो है आप जो है इसको जो है एक तरह से A, B, C और D ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए जो इसका आंसर बनेगा, देखिए आप जो है सुमेलित में देखिए नए सिरे से पुनर्स्थापना। अब देखिए इसमें जो है आपका जो है एक पक्ष अज्ञापित अपास्त करने तथा वाद का सुनवाई, यानी ए का बन गया हमारा 4, यानी ए का लिख दो 4। उसके बाद देखिए आप जो है निकटतम मित्र दीवानी वाद में अव्यस्त या विकृति चित्त करने वाला वादी का प्रतिनिधि, यानी बी का बन गया 1, बी 1 आ गया। उसके बाद देखिए विधिक प्रतिनिधि क्या होता है? देखिए मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, यानी इसका बन गया 2, बी का 2। उसके बाद अनुकरणी बन गया आपका 3, ये 3। अब ये फिगर देख लो 4 1 2 3, 4 1 2 3 बननी सी। तो आंसर बन गया आपका सी। तो ये इस तरह से मिलान करना आपको देखिए, अगर हम बात करते हैं नए सिरे से पूरे स्थापना, जो एक पक्ष से अज्ञापित को अपस्त करना तथा वाद की पुनः सुनवाई संबंधित, यानी कि देखिए मतलब जो है निकटतम मित्र की बात करते हैं। निकटतम मित्र क्या आता है? दीवानी वाद में अव्यस्त या विकृति चित्त वाले वादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अव्यस्त या विकृति चित्त वाले व्यक्ति का प्रतिनिधि होता है निकटतम मित्र की बात करते हैं। विधिक प्रतिनिधि होता क्या है? देखिए मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति वो विधिक प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि होता है। अनुऋणी का मतलब भुगतान या परिधान के लिए निर्णीत ऋण की ऋणी, मतलब यह है निर्णीत ऋणी या ऋण। इसका देखिए आंसर बना आपका सी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 का प्रावधान है, इन 80 जो है प्रावधान है। देखिए आपका देखिए ए बाध्यकारी है, बी निर्देशात्मक है, सी विवेकाधीन है, डी कोई नहीं। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा ए, बाध्यकारी है। आंसर बना ए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के प्रावधान बाध्यकारी है।
स्टेट बैंक ऑफ वेंकट दुर्गा प्रसाद राव के में वाद में निर्णय दिया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के प्रावधान बाध्यकारी है और धारा 80 में सरकार के विरुद्ध या किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद संस्थित किए जाने से पहले सूचना दिए जाने का प्रावधान है। तो देखिए आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, एक लोक न्यूसेंस की दशा में घोषणा या व्यादेश के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है। ए, दो व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति से, दो व्यक्ति द्वारा महाधिवक्ता की सहमति से, दो व्यक्तियों द्वारा महाधिवक्ता के लिखित सहमति से, दो व्यक्ति द्वारा जिनके ऐसे लोक न्यूसेंस के कारण विशेष नुकसान कारित नहीं हुआ है। तो आंसर बना हमारा ए, दो व्यक्ति द्वारा न्यायालय की अनुमति से, आंसर बना हमारा ए। अब देखिए यहां इसकी अगर हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा है वो 91 के अनुसार लोक आखेदक या लोक से प्रभावित करने वाले संभाव्य या अन्य दोषपूर्ण कार्य करने की दशा में घोषणा या व्यादेश या समुचित अनुतोष के लिए वाद जो है निम्नलिखित या कुछ संस्थाओं द्वारा संस्थित किया जा सकता है, जैसे कि महाधिवक्ता द्वारा या दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा, चाहे ऐसे लोक अवखेदक या अन्य दोषपूर्ण कार्य के कारण ऐसे व्यक्तियों का विशेष हानि या हुई हो या न्यायालय की अनुज्ञा से। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधीन लिखित सूचना दी जा सकती है। देखिए इसका जो है केंद्र सरकार के सचिव को या सरकार के विरुद्ध वाद को, आंसर बन जाता है हमारा ए। तो इसका आंसर बन गया ए। नेक्स्ट, एक डिक्री निष्पादित कराई जा सकती है, यानी एक डिक्री निष्पादित कराई जा सकती है ए तहसीलदार द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, या तो इसे पारित करने वाला न्यायालय या फिर उस न्यायालय द्वारा जिसे वह भेजी गई है। देखिए आंसर बनाएगा, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका इसका, आंसर बना इसका डी। और जरा देखिए मतलब जो है इसमें जो आप जो है धारा 38 को एक बार फिर देख लीजिए। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 56 एक डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार करने या फिर सिविल कारागार में निरुद्ध करने हेतु विशेष रूप से निषिद्ध करती है एक रुग्ण व्यक्ति, एक अवयस्क व्यक्ति, एक स्त्री, उपरोक्त सभी। तो आंसर बनेगा इसका एक स्त्री, आंसर बना इसका सी। अब देखिए जो है अगर हम बात करते हैं मतलब जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 56 कहती है कि कोई न्यायालय धन की देनगी के लिए डिक्री के निष्पादन में स्त्री को गिरफ्तार करने या सिविल बंदी गृह में निरुद्ध करने के लिए आदेश नहीं देगा। देखिए तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, डिक्री के निष्पादन के आवेदक को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरित किया जा सकता है ए, यदि उस न्यायालय के पक्षकार को न्याय मिलने में विलंब होने की संभावना हो, यदि प्रतिवादी उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के निवास या कारोबार करता है जहां डिक्री के निष्पादन के आवेदक को अंतरित किया जाने वाला हो, सी, यदि वादी उस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता को छोड़कर चला जाता है जिस न्यायालय में डिक्री पारित की है। देखिए इसमें देखिए आंसर बना इसका बी, यानी बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील सुनवाई हेतु किस आधार पर प्रस्तुत की जाएगी, यानी कि जो है उच्च न्यायालय द्वारा देखिए इधर है द्वितीय सुनवाई या द्वितीय अपील सुनवाई हेतु किस आधार पर प्रस्तुत की जाएगी। ए,
एक पक्षीय पारित अपील डिग्री से, बी विधि एवं तथ्य के सारभूत प्रश्न से, सी उच्च न्यायालय के समाधान हेतु, डी जिला न्यायाधीश के प्रत्येक अपील की डिग्री से। देखिए इसमें आंसर बन जाता है ए, एक पक्षीय पारित अपील से, यानी कि एक पक्षीय पारित अपील की डिग्री से न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई हेतु प्रस्तुत की जाएगी। यानी कि देखिए अगर हम बात करते हैं धारा 100, अब सीपीसी की धारा 100 के अनुसार देखिए उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में पारित डिग्री से उच्च न्यायालय में अपील हो सके यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और एक पक्षीय डिग्री पारित, यानी कि एक पक्षीय पारित डिग्री के द्वितीय अपील धारा 100 के अंतर्गत की जाएगी, यानी 100 के अंतर्गत की जाएगी। तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, दीवानी प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन जब किसी केंद्रीय या राज्य सरकार के विरुद्ध वाद दायर करने के पहले 2 माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है? आंसर बना दीवानी प्रक्रिया संहिता 50, धारा 51, धारा 80, धारा 81, यानी आंसर बनेगा धारा 80 के अंतर्गत। आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 75 के अधीन न्यायालय कमीशन नहीं निकाल सकता। देखिए हमें 75 को बताना है। देखिए ए, देखिए इसमें जो है किसी भी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, विभाजन करने के लिए, ऐसी संपत्ति के विक्रय करने के लिए जो न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं है, कोई वैज्ञानिक तकनीक या विशेषज्ञ अन्वेषण के लिए। आंसर बनेगा सी। यानी कि देखिए मतलब एक तरह से मतलब देखिए आप जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 75 के अधीन ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं है के लिए कमीशन नहीं निकाला जा सकता है, अन्य इन तीनों के लिए निकाला जा सकता है। तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट देखिए मतलब जो है, नेक्स्ट देखिए आप जो है किसी साक्षी की परीक्षा करने के लिए जो भारत में किसी स्थान पर नहीं रहता, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 77 अधिकथित किया जा सकता है कि कमीशन के बजाय न्यायालय जारी कर सकता है। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका समन, वारंट, अनुरोध पत्र, हाजिरी होने का आदेश। आंसर बनेगा सी, अनुरोध पत्र। नेक्स्ट, अंतरभिवचनीय वाद दाखिल नहीं किया जा सकता है। ये ऐसी संपत्ति के लिए जो 2 व्यक्तियों से संबंधित हो परंतु उस समय वह तीसरे व्यक्ति के पास हो। बी, किसी संपत्ति और उसकी मांग करने वाले व्यक्ति के बीच संबंध तय करने के लिए। सी, उस व्यक्ति को जो अपने पास रखने का स्वयं अपने मुक्त करने के लिए जो संपत्ति उसके पास है। डी, जहां ऐसा वाद लंबित है जिसमें सभी पक्षों के अधिकारों का उचित विनिश्चय किया जाना है। देखिए इसमें आंसर बनेगा, देखिए आपका जो है वो बनेगा आपका डी, यानी डी बन जाता है। अगर हम बात करते हैं देखिए 88, यानी कि सेक्शन 88 को देख सकते हैं। अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए अगर हम जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अनुसार, यानी क्या कहता है 88, जहां ऐसा वाद लंबित हो जिसने सभी पक्षकारों के अधिकारों को उचित रूप से विनिश्चय किया जा सकता है, वहां ऐसा कोई अंतरभिवचनीय वाद संस्थित नहीं किया जाए। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, अंतरभिवचनीय वाद दाखिल नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसमें जो है ए, यानी जहां ऐसी संपत्ति के लिए जो कि 2 व्यक्तियों से संबंधित हो परंतु उस समय तीसरे व्यक्ति के पक्ष में हो। देखिए इसमें जो है इसका आंसर बन जाएगा डी, जहां ये मैं पहले डिस्कस कर चुका। आंसर बन गया इसका डी, यानी कि जहां ऐसा वाद लंबित है जो सभी पक्षों के अधिकार का उचित विनिश्चय किया जाना हो। आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट,
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जब एक बार पुनरीक्षण दाखिल किया जाता है तो यह देखिए आप जो है कार्रवाई को रोक देता है, बी पूर्व न्याय की तरह प्रभावी हो जाता है, सी तत्काल राहत के लिए वह आदेश की तरह कार्य करता है, डी न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्रवाई को स्थगन के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा सिवाय वहां जहां ऐसे वाद या कार्यवाही को न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया हो। देखिए आंसर बनेगा इसका डी आंसर बन जाता है। अगर हम बात करते हैं धारा 115 को हम देख सकते हैं। अब देखिए जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 115 है उसके अंतर्गत देखिए जो है पुनरीक्षण का उपबंध किया गया है। यानी 115 में जब एक बार पुनरीक्षण दाखिल हो जाता है, धारा 115 सब कॉलम 3 के अनुसार पुनरीक्षण वाद या अन्य कार्रवाई के जो न्यायालय के समक्ष हो स्थगन के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा, यह फिर हम कह सकते हैं जब ऐसा वाद या अन्य कार्रवाई उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित की जाती है। तो आंसर बना इसका डी आंसर, यानी आंसर बनेगा इसका डी। नेक्स्ट, अब देखिए मतलब जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अनुसार या अधीन लोक उत्पाद के लिए वाद कौन ला सकता है? महाधिवक्ता, बी इनमें से कोई भी नागरिक, सी जिला मजिस्ट्रेट, डी उपरोक्त 10 या अधिक नागरिक। देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा इसका, वो बनेगा इसका डी आंसर, यानी कि कोई भी नागरिक, यानी कि या डी आंसर बन जाता है इसका।